तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की सबसे खौफनाक मूवी। ये मूवी इतनी डरावनी है कि इसे देखते हुए आपको अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होने लगेगा। ये कहानी है एक बच्ची की जिसके अंदर आ जाता है एक शैतान, और वो शैतान अब पूरे गांव में क्या क्या आतंक मचाएगा ये देखना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ सुमाला मूवी की। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल आज भी इंडोनेशिया में एक ऐसा गांव है जहां अंधेरा होते ही बच्चों को घरों में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है रात में खेतों के बीच एक बच्ची भटकती है। और आज हम इसी डरावनी कहानी को इस मूवी में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यकीन मानिए ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी हमें ले जाती है साल 1976 में इंडोनेशिया के एक छोटे से शांत से गांव सिमारंग में। जारूगंग मार्केट के पास कुछ बच्चे खेतों की तरफ खेलते कूदते जाते दिखाई देते हैं। वे सूखे भूसे से एक देसी सी बॉल बनाते हैं और उसी के साथ मस्ती करते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का है अब्दी। खेलने जाने से पहले उसके पिता उसे सख्त लहजे में चेतावनी देते हैं, अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। लेकिन खेल में सब इतने खो जाते हैं कि समय कब बीत जाता है किसी को एहसास ही नहीं होता। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और एक एक करके सारे बच्चे अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त ट्रिस अभी भी वहीं रुककर खेलना चाहते थे। खेलते खेलते उनकी बॉल अचानक फसलों के बीच दूर जा गिरती है। अब्दी समझदारी दिखाते हुए कहता है बॉल कल ले लेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, लेकिन ट्रिस किसी भी हालत में अपनी बॉल वहीं छोड़ने को तैयार नहीं होता। मजबूरी में अब्दी भी उसके साथ खेतों के बीच चला जाता है। बॉल ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन बॉल कहीं नहीं मिलती। अब अब्दी डरने लगता है। वो वापस चलने के लिए कहता है, मगर ट्रिस फिर भी उसकी बात नहीं मानता। तभी दोनों को अचानक महसूस होता है कि फसलों के बीच कोई मौजूद है, तो उन्हें एक अजीब सी बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची किसी इंसान जैसी कम और एक डरावने साये जैसी ज्यादा लग रही होती है। और हैरानी की बात, उसके हाथ में ट्रिस की वही बॉल होती है, लेकिन उसे देखकर भी ट्रिस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो धीरे धीरे उसकी तरफ खींचता चला जाता है। अब्दी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रिस उसकी बात सुने बिना फसलों के बीच कहीं गुम हो जाता है। और तभी अब्दी की आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घटता है जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठती है। वो रहस्यमयी बच्ची एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और ट्रिस के सिर पर लगातार करने लगती है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। ये सब देखकर अब्दी पूरी तरह घबरा जाता है और वो जान बचाकर सीधे गांव की तरफ दौड़ पड़ता है और उन्हें अपने साथ वापस खेतों की तरफ ले जाता है। लेकिन वहाँ पर उन्हें कहीं भी टियाट्रेस की लाश नहीं मिलती, मगर वहाँ पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था। तभी कुछ गांव वालों की नजर नदी की तरफ जाती है, जहाँ उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जब सब लोग पास जाकर देखते हैं तो नदी के बीच एक पत्थर के ऊपर ट्रिस की सड़ी गली लाश होती है। ये नजारा इतना डरावना था कि वहाँ मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन ट्रिस के पिता के मन में शक पैदा होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अब्दी ने उस लड़की की झूठी कहानी बनाई है और असल में उसी ने ही ट्रिस को मार दिया होगा, क्योंकि आखिरी बार ट्रिस को उसी के साथ देखा गया था। गुस्से में आकर वो अब्दी को सजा दिलाने की बात करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ मिस्टर साब्दो की एंट्री होती है। उन्हें अब्दी की बातों पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन होता है कि अब्दी झूठ नहीं बोल रहा। मिस्टर साब्दो सबको शांत कराते हुए कहते हैं ट्रिस को किसी इंसान ने नहीं बल्कि सुमाला ने मारा है। ये सुनते ही पूरे गाँव में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये सुमाला कौन सी बला है। इसलिए मिस्टर साब्दो अब सुमाला की कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहानी हमें ले जाती है आज से 29 साल पीछे, यानी 1947 में। उस समय सेरंग गांव का सबसे अमीर आदमी था सोजिमन, जो अपने अंकल के साथ रहता था। सोजिमन की पत्नी का नाम था सोलेस्ट्री, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी। शादी को पूरे 11 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाकर सोजिमन के अंकल उस पर दबाव बनाने लगते हैं। वे चाहते थे कि उसकी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए बेच दी जाए ताकि उन्हें भारी मुनाफा मिल सके। अपनी जमीन तो वो पहले ही बेच चुके थे, लेकिन सोएजिमन अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि ये जमीन उसके खानदान की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके अंकल उसे धमकाते हैं। वो कहते हैं कि ये जमीन हसुंकारा फैमिली की भी है और सोएजिमन की कोई संतान नहीं है, इसीलिए बहुत जल्द ये जमीन उनके हाथ में आ जाएगी। ये बातें सोएजिमन को अंदर से तोड़ देती हैं। बाद में वो अकेले में अपनी पत्नी सोलेस्ट्री से बात करता है, जिस दौरान वो काफी गुस्से में था। वो अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है, अगर 1 साल के अंदर बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं गंवानी।
ये सुनकर सोलेस्ट्री पूरी तरह टूट जाती है। रोती हुई वो घर से बाहर चली जाती है। घर के बाहर बने एक छोटे से शेड में दो मजदूर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अनजाने में उनकी बातचीत सोलेस्ट्री के कानों तक पहुंचती है। उन्हीं की बातों से उसे ग्रैंडमा तुकिनाह के बारे में पता चलता है, एक ऐसी औरत जो किसी भी महिला को गर्भवती कर सकती थी, लेकिन उसके टोटके और रस्में बेहद खतरनाक मानी जाती थी। ये सब जानने के बाद सोलेस्ट्री एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लेती है। वो अपने ही घर में काम करने वाली आंट सम के साथ टुकिना के पास जाने का सोचती है, लेकिन टुकिना के घर तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां तक जाने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी और ये काम सिर्फ यांटो नाम का आदमी ही करता था। यांटो दोनों औरतों को नाव से नदी पार करवाता है और उन्हें टुकिना के घर के पास छोड़ देता है। टुकिना के घर के अंदर सोलेस्ट्री अकेले जाती है। अंदर का माहौल अजीब सा और डरावना होता है और टुकिना उसे पहले ही चेतावनी दे देती है कि उसकी शक्तियां बिल्कुल सामान्य नहीं है। टुकिना साफ साफ कहती है वो काले जादू का इस्तेमाल करती है और ये ताकतें उसे सीधे शैतानी शक्तियों से मिली हैं। वो सोलेस्ट्री को गर्भवती तो कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसे शैतान के साथ एक भयानक सौदा करना होगा। इस डील के मुताबिक सोलेस्ट्री को जुड़वां बेटियां होंगी। उनमें से एक होगी इंसान की बेटी जो बेहद सुंदर, मासूम और दयालु होगी, लेकिन दूसरी शैतान की बेटी होगी जो दिखने में बदसूरत और स्वभाव से बेहद खतरनाक होगी। शर्त ये थी कि सोलेस्ट्री को दोनों बच्चियों को 10 साल तक बराबर प्यार और देखभाल के साथ पालना होगा। 10 साल पूरे होते ही शैतान अपनी बेटी को वापस ले जाएगा और सोलेस्ट्री अपनी अच्छी बेटी के साथ शांति से जिंदगी जी सकेगी। लेकिन एक सख्त चेतावनी भी थी, अगर सोलेस्ट्री ने शैतान की बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा और उसका घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। सोलेस्ट्री डर जरूर जाती है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। माँ बनने की चाह में वो इस शैतानी सौदे के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद टुकिना एक खौफनाक रिचुअल शुरू करती है। वो किसी के खून में अजीब अजीब चीजें मिलाती है और वही मिश्रण सोलेस्ट्री को पीने के लिए देती है। साथ ही वो लगातार धीमी आवाज में मंत्र बड़बड़ाती रहती है। अचानक सोलेस्ट्री का शरीर अकड़ने लगता है, उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। कुछ ही पलों में उसका पेट असामान्य तरीके से फूलने लगता है और इसी के साथ पूरा रिचुअल खत्म हो जाता है। रिचुअल पूरा होने के बाद टुकिना उसे बताती है कि 2 महीने के अंदर वो गर्भवती हो जाएगी। वो अंदर ही अंदर खुश भी होती है, लेकिन उतनी ही डरी हुई भी। 2 महीने बाद लेडी डॉक्टर जांच के बाद बताती है कि सोलेस्ट्री के पेट में 2 बच्चे हैं, यानी सोलेस्ट्री प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनते ही सोएजिमन खुशी से झूम उठता है। सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। वो अपनी खुशी अपनी पत्नी के साथ बांटता है और दोनों मिलकर अपनी बच्चियों के नाम भी तय कर लेते हैं, सुमाला और कुमाला। इसके बाद वो अपने सिपाही सुकिर को आदेश देता है कि ये खुशखबरी पूरे गांव में फैला दी जाए। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि सोएजिमन बड़े ही गर्व और धूमधाम से सोलेस्ट्री का बेबी शावर सेरेमनी करवाता है, जिसमें वो पूरे गांव को दावत देता है और जश्न मनाता है। रात के गहरे अंधेरे में सोलेस्ट्री प्रेगनेंसी का दर्द झेल रही होती है। आंट सम सोएजिमन को दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। इसी बीच घड़ी में रात के 12 बजते हैं। दर्द से कराहती हुई सोलेस्ट्री को अचानक अपने कमरे में किसी अजीब मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जैसे कोई शैतानी साया कुर्सी पर बैठकर उसके बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद पहली बच्ची पैदा होती है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहती है, ना रोना ना कोई हरकत। आंट सम को लगता है कि बच्ची जिंदा नहीं है, लेकिन वो सोलेस्ट्री को कुछ नहीं बताती और उसे दूसरी बच्ची को जन्म देने के लिए हिम्मत देती है। थोड़ी देर बाद दूसरी बच्ची जन्म लेती है। ये आवाज सुनकर सोएजिमन तुरंत कमरे के अंदर आता है। सबसे पहले उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो शांत पड़ी थी और वो उसे मरा हुआ समझकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दूसरी बच्ची पर पड़ती है, उसका गुस्सा और भड़क उठता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई सामान्य बच्ची नहीं है। सोएजिमन का धैर्य टूट जाता है। गुस्से में आकर वो बाहर से एक बड़ा सा चाकू लाता है और उस विकृत बच्ची को मारने के लिए हाथ में उठा लेता है। सोलेस्ट्री उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसने शैतान से क्या सौदा किया है। लेकिन सोएजिमन को इस डील के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और गुस्से में अंधा होकर वो चाकू सीधे उस बच्ची को देता है और उसी पल उस बच्ची की मौत हो जाती है। तभी अचानक वो पहली बच्ची, जो अब तक बिल्कुल शांत थी, जोर जोर से रोने लगती है। खुशी में वो तुरंत गांव वालों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है, यानी 1950 में। जो बच्ची जिंदा बची थी उसका नाम रखा जाता है कुमाला, लेकिन वो जन्म से ही
बाईं तरफ से विकलांग होती है। 3 साल की होने के बावजूद वो ठीक से ना बोल पाती है और न ही अपने पैरों पर चल पाती है। अब करीब 2 साल बाद का सीन हम देखते हैं। कुमाला आंगन में अपनी साइकिल से खेल रही होती है। तभी सोलेस्ट्री उसे खेलने से मना करती है, लेकिन अचानक कुमाला गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। ये सब सोएजिमान अपनी आंखों से देख रहा होता है। वो गुस्से और दर्द में सीधे अपने कमरे में चली जाती है और अपना सिर बार बार बिस्तर पर पटकने लगती है। ये देखकर सोएजिमान तुरंत सुकिर को बुलाता है। सुकिर आकर कुमाला को रस्सी से जकड़ने लगता है। सोलेस्ट्री बार बार सोएजिमान को रोकती है, ऐसा मत करो, वो बच्ची है। लेकिन सोएजिमान उसकी एक नहीं सुनता। वो कुमाला को घसीटते हुए बाहर ले जाता है और शेड जैसी एक अंधेरी जगह में उसे बंद कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है 1955 में। अचानक कुमाला घर से गायब हो जाती है। उसे कहीं नहीं देखकर घर वाले घबरा जाते हैं और सब उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन कुमाला किसी तरह निकलकर बाजार तक पहुंच जाती है। वहां कुछ बच्चे आपस में गेंद से खेल रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर कुमाला पर पड़ती है, वो उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा हंसते हुए कहता है, अरे ये तो सोएजिमान की पागल बेटी कुमाला है। फिर कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि वो कुमाला पर बुरी तरह पत्थर फेंकने लगते हैं। कुमाला कुछ नहीं कर पाती। वो बस वहीं खड़ी खड़ी चुपचाप रोती रहती है। दूर खड़े सोएजिमान और सोलेस्ट्री ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सोएजिमान का गुस्सा फट पड़ता है। वो कुमाला को पकड़कर जबरदस्ती वापस घर लाता है, सीधे उसी शेड में, और फिर सुकिर से अपना हंटर मंगवाता है। असल में सोएजिमान ने कुमाला को कई बार बाहर जाने से मना किया था, लेकिन आज भी वो चुपके से बाजार चली गई। आंट सैम, जो कुमाला से सच में बहुत प्यार करती थी, बार बार सोएजिमान से मिन्नत करती है, उसे मत मारिए, वो बच्ची है। सोलेस्ट्री भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सोएजिमान किसी की एक नहीं सुनता। कुछ देर बाद आंट सैम उसके जख्मों पर दवा लगा रही होती है और कुमाला बस सिसक सिसक कर रोती रहती। उस बेचारी को तो ये भी समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसे शांत करने के लिए आंट सैम प्यार से उससे पियानो बजाने को कहती है। फिर वो उसे एक डॉल देती है जो उसने सिर्फ कुमाला के लिए अपने हाथों से बनाई थी। दरअसल वो डॉल कुमाला के 8वें जन्मदिन का तोहफा था। डॉल को देखते ही शायद पहली बार कुमाला के चेहरे पर दिल से मुस्कान आती है। उसी रात कुमाला अपनी डॉल को सीने से लगाकर सो रही होती है। तभी उसके कमरे की अलमारी की तरफ से हल्की हल्की चलने फिरने की आवाज आने लगती है और फिर कोई धीमी आवाज में बार बार उसका नाम पुकारता है, कुमाला कुमाला। तभी उसे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है, बिल्कुल उसके जैसी। वो उसकी जुड़वां बहन सुमाला। सुमाला उसे बताती है कि वो उसकी ट्विन सिस्टर है, जिसे पैदा होते ही सोएजिमान ने मार दिया था। वो ये भी कहती है कि उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। शुरुआत में कुमाला उसकी आत्मा से डर जाती है, लेकिन सुमाला उससे बहुत प्यार से बात करती है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि वो उसकी बहन है और बहनें एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। इतना कहकर सुमाला आगे बढ़ती है और कुमाला को गले लगा लेती है और शायद पहली बार कुमाला को किसी अपने का एहसास होता है। अगले दिन रात के समय सोएजिमान अपना काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ कुमाला चुपचाप बैठकर पियानो बजा रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो आवाज सोएजिमान को बेवजह चिढ़ाने लगती है। वो तेजी से जाता है और बिना कुछ सोचे कुमाला को जोरदार थप्पड़ मार देता है। सोलेस्ट्री ये सब देखती रहती है, लेकिन अपने ही पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती। यहाँ तक कि वो खुद अपनी बेटी को संभालने भी नहीं आती, बस आंट सम को बुला देती है। कहीं न कहीं वो एक माँ का फर्ज निभाने में भी नाकाम साबित होती है। आंट सम कुमाला को समझाकर शांत करती है, लेकिन कुमाला गहरी सोच में डूब जाती है और धीरे धीरे सोएजिमान के कमरे की तरफ बढ़ती है। और तभी कुमाला की डिसेबिलिटी अचानक गायब होने लगती है। वो अचानक सीधी खड़ी हो जाती है। सोएजिमान ये देखकर सन्न रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुमाला पास पड़ा एक पेन उठाती है और सीधे उसके हाथ में घोंप देती है। सोएजिमान दर्द से चीख उठता है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। ये हमला कुमाला ने अपनी मर्जी से नहीं किया था। ये सब सुमाला उससे करवा रही थी। इस घटना के बाद गुस्से से पागल सोएजिमान कुमाला को सजा देने के लिए उसे खेतों में ले जाता है और एक क्रॉस पर बांधकर तेज धूप में लटका देता है। कुमाला अपनी माँ सोलेस्ट्री से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन सोलेस्ट्री कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की इस बेरुखी से कुमला के दिल में गुस्सा और नफरत और भी गहरी हो जाती है। उसी रात जब सोलेस्ट्री, सोएजिमान और कुमाला साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक कुमाला पूरी तरह पोजेस्ड हो जाती है। कुमाला अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है और एक डरावनी हंसी के साथ वहीं पेशाब कर देती है।
ये देखकर सोजिमन का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत सुकिर को आदेश देता है, लेकिन तभी कुमाला अचानक सुकिर पर ही हमला कर देती है। इसी दौरान सोलेस्ट्री की नजर कुमाला के आईने में दिख रहे रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जहां उसे कुमाला के साथ सुमाला की आत्मा भी दिखाई देती है। ये देखकर सोलेस्ट्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुमाला बाहर भाग जाती है। डर के मारे सोलेस्ट्री भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। बाहर जाकर वो जो देखती है वो नजारा और भी डरावना होता है। कुमाला मुर्गियों को मारकर उनका कच्चा मांस चबा रही होती है। ये मंजर पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अगले दिन जब कुमाला को थोड़ा होश आता है तो आंट सम उससे प्यार से बात करती है और पूछती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तब कुमाला उसे पूरा सच बता देती है। सुमाला की आत्मा है जो हमेशा उसके साथ रहती है और वो ही यह सब कुछ कर रही है। ये सारी बातें बाहर खड़ी सोलेस्ट्री चुपचाप सुन लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि शैतान के साथ की हुई डील तोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराहट में वो तुरंत तुकिना के पास जाने का फैसला करती है। आंट सम भी उसे जाते हुए देख लेती है। वो अपने बेटे शब्दों से कहती है कि वो थोड़ी देर कुमाला का ध्यान रखे और खुद सोलेस्ट्री के पीछे निकल पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने आंट सम के बेटे के नाम पर गौर किया होगा तो उसका नाम भी शब्दो ही है, और गांव वालों को जो ये पूरी कहानी सुना रहा है उसका नाम भी शब्दो है। यानी आंट सम का बेटा ही गांव वालों को ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। मतलब ये पूरी कहानी उसी की आंखों देखी सच्चाई है। वापस कहानी में आते हैं। सोलेस्ट्री सीधे मिस्टर यांटो के पास जाती है और उससे कहती है कि उसे नाव से टुकिना के पास ले चले, लेकिन यंटो उसे बताता है कि टुकिना की तो पिछले महीने ही मौत हो चुकी है। ये सुनते ही सोलेस्ट्री पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि टुकिना के अलावा उसकी मदद करने वाला अब कोई भी नहीं बचा था। घबराहट में सोलेस्ट्री आंट सम को सब कुछ सच सच बता देती है। ये सच्चाई सुनकर आंट सम भी बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है, यानी 1956। अब हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं। कुमाला के साथ अब और भी ज्यादा बदसलूकी की जा रही थी। हम देखते हैं कि सुकीर उसे शेड में ले जाकर रस्सियों से कसकर बांध देता है और बाहर से ताला भी लगा देता है। आंट सुम लगातार सोजिमन से ऐसा न करने की गुहार लगाती रहती है, लेकिन सोजिमन को लगता है कि कुमाला दिन ब दिन और ज्यादा जंगली होती जा रही है और अब वो सब पर हमला भी करने लगी है। इसीलिए वो उसे आजाद करने से साफ इनकार कर देता है। आंट सम शेड के बाहर खड़ी होकर ही कुमाला से बात करती है, उसे समझाती है, उसे दिलासा देती है और भरोसा दिलाती है कि वो जैसी भी हो वो हमेशा उससे प्यार करेगी। अगले दिन वही बच्चे फिर से आते हैं जिन्होंने पहले बाजार में कुमाला को परेशान किया था। वो उसे गेंद से खेलने के बहाने नीचे बुलाते हैं। उनमें से एक लड़का जोनो उसे हैंडीकैप कहकर चिढ़ाता है और फिर सब मिलकर उसे दोबारा मारने लगते हैं। ये देखकर आंट सम दौड़कर बच्चों को भगाने आती है। कुमाला फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है, जो दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी मदद नहीं करते। और यहीं से कुमाला के दिल में अपने माता पिता के लिए नफरत जन्म ले लेती है। उसी रात कुमाला को फिर से शेड में बांध दिया जाता है। डिनर करते वक्त सोलेस्ट्री को बार बार लगता है कि शेड में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सोइजिमन उसे वहम कहकर वहां जाने से रोक देता है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। उस वक्त कुमाला खुद को आजाद कर चुकी होती है और अब बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह चल रही होती है। इसका मतलब साफ था कि सुमाला की आत्मा ने उसे फिर से पोजेस कर लिया है। कुमाला पास में रखे एक संदूक के पास जाती है, उसे खोलती है और उसमें से एक चाकू निकाल लेती है। इसी दौरान हम सुप्री को देखते हैं, वही लड़का जो पहले कुमाला को मारने पीटने वालों में शामिल था। वो सोएजिमन के घर के पास बने कुएं से पानी लेने आता है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आती है। सुप्री घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक झाड़ियों से कुमाला बाहर निकलती है और उसके ठीक पीछे सुमाला की आत्मा खड़ी होती है। ये नजारा देखकर सुप्री के होश उड़ जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुमाला उसे पकड़ लेती है और उसके सर पर वार करके उसे बेरहमी से मार देती है। इसके बाद हम सुकरो और कारियों को कहीं जाते हुए देखते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई उन पर नजर रख रहा है। तभी पेड़ पर बैठी कुमाला अचानक ऊपर से सुकरो पर पत्थर फेंकती है। सुकरो वहीं ढेर हो जाता है। उससे पहले कि करियो कुछ समझ पाता, कुमाला नीचे कूदती है और उसे भी बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग गायब हुए बच्चों को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन ना तो बच्चे मिलते हैं और ना ही उनकी लाशें। डर इतना बढ़ जाता है कि गांव वाले तय करते हैं अगले दिन पास के गांव में भी खोज की जाएगी। तब तक सभी बच्चों को सख्त हिदायत दे दी जाती है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा।
इधर जोनो और उसके बाकी दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सुप्री, सुक्रो और करियो कोई मजाक कर रहे हैं और 3 दिनों से बस गेंद लेकर कहीं छिपे हुए हैं। तभी घर के बाहर कुमाला आती है और दरवाजे के पास चुपचाप एक गेंद रखकर चली जाती है, मानो उनका मजाक उड़ा रही हो। जोनो और बाकी बच्चे ये देखकर फिर से उसे परेशान करने का प्लान बनाते हैं। तब हंसते हुए धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुमाला पहले से ही पोजेस्ड हालत में। अचानक वो उन पर टूट पड़ती है। सब कुछ पलों में बदल जाता है। वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देती है और आखिर में वो जोनो पर हमला करके उसका गला देती है और उसका सिर किसी ट्रॉफी की तरह हवा में उठाती है। अगले दिन आंट सम जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो उन्हें पानी में खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। वो तुरंत सुकीर को बुलाती है। जब सुकीर कुएं की जांच करता है तो अंदर से सुप्री की लाश भी मिलती है। वहीं गांव वालों को भी सुक्रो और करियो की लाशें पत्तों के बीच पड़ी मिलती हैं और उनके पास ही कुमाला की गुड़िया पड़ी होती है। उसे देखकर गांव वालों को कुछ अजीब लगता है। साथ ही उन्हें बाकी पत्तों की खेतों के पास मिलती हैं। अब लाशों के पास कुमाला की गुड़िया मिलने की वजह से गांव वालों को शक होने लगता है कि ये सब सोएजिमन का ही किया धरा है। इसलिए सब लोग मिलकर सोएजिमन के घर जाते हैं। गांव वालों को सोएजिमन के साथ साथ कुमाला पर भी शक था, क्योंकि कुमाला के अजीब बर्ताव से गांव वाले पहले से ही वाकिफ थे, जिस पर सोएजिमन गांव वालों से साफ साफ सबूत मांगता है। लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता सिवाय उस मामूली सी गुड़िया के। अब सोएजिमन गांव का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था, इसलिए गांव वाले उससे ज्यादा बहस भी नहीं कर पाते और मजबूरन सभी चुपचाप वापस लौट जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद सोएजिमन खुद भी गहरी उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब सच में कुमला ने किया है या नहीं, और यही बात उसे और बेचैन कर देती है। इसी उलझन में वो सोलेस्ट्री के साथ शेड की तरफ जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें दीवार में एक बड़ा सा छेद दिखाई देता है, जिसे बोरे से ढक रखा था, यानी कुमला रात में इसी रास्ते से बाहर निकली होगी। अब सोएजिमन को यकीन होने लगता है कि गांव में मारे गए सारे बच्चे कुमला के हाथों ही मरे हैं। लेकिन तभी सोलेस्ट्री उसे सच बताती है। वो कांपती आवाज में कहती है, ये सब कुमाला ने नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा ने उससे करवाया है। वो सोएजिमन को उस शैतान के सौदे के बारे में भी बताती है जो उसने बच्चा पाने के लिए किया था। ये सुनते ही सोएजिमन की सांसें थम जाती हैं। वो तुरंत कुमाला से बात करने जाता है। शुरू में कुमाला कुछ नहीं बताती, लेकिन जब सोएजिमन उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब कुमाला रोते हुए सारा सच स्वीकार कर लेती है। वो बताती है कि ये सारे कत्ल सुमाला की आत्मा ने उसे पोजेस करके करवाए हैं। ये सुनते ही सोएजिमन गहरी सोच में पड़ जाता है। वो तुरंत नीचे जाता है, सुकीर को बुलाता है और सख्त आदेश देता है कि कुमाला को शेड में और भी कसकर बांधा जाए। कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। अब सोएजिमन फैसला करता है कि उसे मिस्टर कुस्नो के पास जाना होगा। वो असल में एक तांत्रिक था जिसे आत्माओं और काले जादू का काफी ज्ञान था। उधर सुकीर सोएजिमन के कहने पर कुमाला को शेड के अंदर और भी ज्यादा कसकर बांध देता है। कुमाला लगातार रो रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी आंट सम वहाँ आती है और उसे शांत करती है। आज रात कुमाला का 9वां जन्मदिन भी होता है। कुमाला धीमी आवाज में आंट सम को थैंक यू कहती है, जो प्यार उसने अब तक कुमाला को दिया था। फिर कुमाला उससे गिफ्ट में सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि वो उसे छोड़कर चली जाए। दरअसल सुमाला की आत्मा ने उसे बता दिया था कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे वो पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगी और सबसे अपनी मौत का बदला लेगी। कुमाला नहीं चाहती थी कि पोजेस्ड होने के बाद वो आंट सम या उसके बेटे साब्दो को कोई नुकसान पहुंचा दे। शुरुआत में आंट सम जाने से इनकार कर देती है, लेकिन कुमाला के जोर देने पर वो आखिरकार टूट जाती है और अपने बेटे साब्दो को लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में साब्दो लगातार पूछता रहता है, माँ हम अचानक सोएजिमन का घर क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन आंट सम कुछ नहीं बताती और उसे लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोएजिमन मिस्टर कुस्नो के पास पहुंच चुका होता है। वो उसे सारी सच्चाई बता देता है। कुस्नो कुछ तांत्रिक क्रिया करता है और उसी के जरिए उसे टुकिना द्वारा किए गए उस रिचुअल के बारे पता चलता है। फिर वो सोएजिमन को बताता है, तुमने शैतान की बेटी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सोएजिमन तुरंत पूछता है, तो अब मैं कुमाला को बचाने के लिए क्या करूं? तभी अचानक कुस्नो की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। शायद उसके अंदर भी किसी आत्मा का प्रवेश हो गया हो। वो कहता है,
डेविल अपने बच्चे की मौत से बेहद गुस्से में है और आज रात सुमाला हमेशा के लिए कुमाला के शरीर पर कब्जा कर लेगी और अगर उसे नहीं रोका गया तो कहर आ जाएगा। होश में आते ही कुस्नो सुएजिमन को एक खास खंजर देता है जो कुमाला की ताकत को कम कर सकता था। प्लान ये था, पहले सुएजिमन कुमाला को कमजोर करेगा, फिर उसे कुस्नो के पास लाया जाएगा ताकि कुस्नो अपने रिचुअल से उसे ठीक कर सके। कुस्नो बताता है अगर हालात काबू से बाहर चले गए तो सुएजिमन को यह खंजर कुमाला के बिल्कुल दिल में घोंपना होगा, जिसमें सुमाला के साथ कुमाला भी मारी जाएगी। इस बात को मानते हुए सुएजिमन खंजर लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। इधर रात में सुकीर की नींद अचानक कुमाला की आवाज से खुलती है। कुमाला खुद को आजाद कर चुकी होती है। वो सुकीर के घर के बाहर रोने का नाटक करती है। जैसे ही सुकीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कुमाला उस पर चाकू से हमला कर देती है, मगर वो किसी तरह बच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से भागने लगता है, लेकिन कुमाला तुरंत उसकी ओर एक चाकू फेंकती है जो उसके सीने से होते हुए बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो बेरहमी से उसका गला देती है। अब कहानी का अगला शिकार बनने वाली थी सोलेस्ट्री। वो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक उसके कानों में पियानो की आवाज पड़ती है। धीरे धीरे वो पियानो वाले कमरे की तरफ बढ़ती है। कुमाला पियानो बजा रही होती है और अगले ही पल कुमाला चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी सोलेस्टर आईने में देखती है कि यह सब सुमाला की आत्मा उससे करवा रही है। सोलेस्टर कांपते हुए पीछे की ओर चलने लगती है, लेकिन तभी वो सुकिर की लटकती हुई लाश से टकरा जाती है। डर के मारे सोलेस्टर भागते हुए एक कमरे में छुपती है और दरवाजे के सामने एक भारी टेबल खिसका देती है ताकि कुमाला अंदर ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद कुमाला दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सोलेस्ट्री उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है मैंने कभी जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया, हालात मेरे हाथ में नहीं थे। मैं तुम्हें भी बचाना चाहती थी सुमाला, लेकिन डर की वजह से सुएजिमन को सच्चाई नहीं बता पाई। लेकिन सुमाला पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसके हिसाब से सोलेस्ट्री बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। अब सोलेस्ट्री को अपनी गलती का एहसास है। वो सुमाला से अपनी आखिरी इच्छा मांगती है कि उसे एक बार कुमाला से बात करने दिया जाए। सुमाला मान जाती है और शरीर का कंट्रोल कुमला को दे देती है। सोलेस्ट्री रोते हुए कुमाला से माफी मांगती है। वो कहती है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कुमाला अपनी माँ की यह हालत देखकर दुखी हो जाती है और अपनी तरफ से सोलेस्ट्री को माफ कर देती है, लेकिन सुमाला अपनी माँ को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। बेरहमी से उसके कर उसे मार डालती है। कुछ देर बाद सुएजिमन घर पहुंचता है। सीढ़ियों के नीचे उसे सुकिर की लाश दिखती है। जैसे ही वो ऊपर जाता है उसे सोलेस्ट्री की भी लाश दिखती है। ये सब देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि सुमला को मारना और कुमला के साथ किया गया सारा अत्याचार उसकी गलती थी। अब वो किसी भी हाल में इस गलती को सुधारना चाहता है। तभी उसकी नजर कमरे में रखी चेयर पर पड़ती है। उस पर कुमाला बैठी होती है। अगले ही पल सुमाला कुमाला के मुंह को खोलकर उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। अब सुमाला और कुमाला एक हो चुकी थी। वो सुएजिमन की तरफ बढ़ती है और उस पर जानलेवा हमला कर देती है, जिससे सुएजिमन बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो घर से भाग निकलता है। इसके बाद सुएजिमन सीधा गांव के बीच पहुंचता है और इमरजेंसी वाले नगाड़े बजा देता है। नगाड़ों की आवाज सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागते हुए इकट्ठा होते हैं। तब सुएजिमन सबको बताता है कि सुकिर और सोलेस्ट्री दोनों की बेरहमी से हत्या हो चुकी है। ये सुनते ही गांव वाले घबरा जाते हैं और तुरंत सुएजिमन के साथ उसके घर पहुंचते हैं। सोलेस्ट्री और सुकिर की लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन कुमाला वहां मौजूद नहीं थी। सुएजिमन गांव वालों से कहता है किसी भी हाल में कुमाला को जिंदा ढूंढना होगा। उसी ने सब कत्ल किए हैं। वो अभी शैतान के वश में है, इसलिए उसे कुस्नो के पास ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन गांव वालों के सिर पर खून सवार हो चुका था। वे कुमाला को मारने के इरादे से उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सुएजिमन जानता था असली कसूरवार कुमाला नहीं बल्कि सुमाला की आत्मा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मजबूर होकर सुएजिमन एक बोरी, कुस्नो का दिया हुआ खंजर और एक रस्सी लेकर कुमाला को ढूंढने निकल पड़ता है। शेड के पास उसे कुमाला एक पल के लिए दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो खेतों की तरफ भाग जाती है। सुएजिमन उसके पीछे पीछे जाता है। खेतों में पहुंचकर अचानक सुमाला उस पर हमला कर देती है। इस बार सुएजिमन पास पड़ा एक पत्थर उठाता है और उसके सिर पर जोर से वार करता है। वार इतना भयंकर होता है कि सुमाला वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुएजिमन समझ चुका था कि अब हालात काबू में नहीं है, इसलिए वो खंजर उठाकर कुमाला को मारने का फैसला करता है। लेकिन सच जानने के बाद वो अपनी बेटी को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो कुमाला को बोरी में डाल देता है ताकि उसे कुस्नो के पास ले जाया जा सके। इसी दौरान बोरी के अंदर सुमाला होश में आ चुकी होती है।
वो सुएजिमन को हर चीज के लिए दोषी ठहराती है और अगले ही पल वो बोरी से गायब हो जाती है। सुएजिमन कुछ समझ पाता कि तभी सुमाला उस पर हमला कर देती है। इस बार सुएजिमन पूरी हिम्मत जुटाकर कुस्नो के दिए हुए खंजर को उसके दिल में देता है, जिससे सुमाला की मौत हो जाती है। मगर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। लेकिन अगर आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं, यानी आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप क्रिएट कर देना, क्योंकि हम ऐसी खौफनाक मूवीज एक्सप्लेन करते रहते हैं। अब सुएजिमन को लगता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है। वो सोचता है कि सुमाला नाम की बला हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन तभी सुमाला हंसने लगती है और सुएजिमन को एक खौफनाक सच्चाई बताती है। वो कहती है, मेरे कुमाला के शरीर में आने से उसके शरीर में बदलाव हो चुके हैं। उसके दांत अब नुकीले हो चुके हैं, आंखें सफेद हो गई हैं और उसका दिल भी अपनी जगह बदल चुका है। दरअसल उसका दिल बाएं से दाएं की तरफ हो चुका था। इसका मतलब सुएजिमन का खंजर दिल में लगा ही नहीं और सुमाला जिंदा बच गई। इसके बाद सुमाला बेरहमी की सारी हदें पार कर देती है। 2 लकड़ी के टुकड़े उठाकर उस खो में देती है और इसी के साथ सुएजिमन दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। अगली सुबह गांव वालों को खेतों में सुएजिमन की लाश मिलती है, उसी तरह क्रॉस पर लटकी हुई जैसे उसने कभी कुमाला को सजा देने के लिए टांगा था। लेकिन सुमाला यही नहीं रुकती। जब गांव वाले कुस्नो के घर जाते हैं तो उन्हें कुस्नो की लाश टेबल पर पड़ी मिलती है। दरअसल सुमाला ने कुस्नो को भी उसके ही खंजर से मारा था, यानी अब उसका बदला पूरा हो चुका था। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां साब्दो अपनी कहानी खत्म करता है। वो बताता है कि तभी से माना जाता है कि सुमाला यानी शैतान की बच्ची इस गांव में भटकती है, इसलिए किसी भी बच्चे को रात के समय बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। अब सच्चाई जानने के बाद गांव वाले अपने घरों के बाहर सुमाला के लिए ऑफरिंग रखते हैं ताकि वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन ट्रिस के पिता ने सच्चाई जानने के बावजूद भी ऑफरिंग नहीं रखी, क्योंकि उसे अब भी यही लगता था कि ट्रिस को सुमाला ने नहीं बल्कि अब्दी ने मारा है। सुमाला तो बस एक बनी बनाई कहानी है। इसी उलझन में ट्रिस के पिता रात को बाहर आते हैं सच्चाई जानने के लिए, लेकिन आगे का नजारा देखकर उनकी सांसें थम जाती हैं। उन्हें एक जगह सुमाला दिखाई देती है जो किसी को मजे से खा रही थी और फिर हमें बताया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। असल दुनिया में भी सिमारंग नाम का एक गांव है जहां आज भी माना जाता है कि सुमाला की आत्मा गांव में भटकती है। इसी वजह से वहां अंधेरा होने के बाद बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।